हाँ साहब, ज्वाइंट, आर यू देयर? कहाँ चले गए? मुझे लग रहा है सब लोग दिवाली के मूड में आ चुके हैं अब। दिवाली के मूड। हेलो, अरे कुछ पूछो मत प्रियंका, मेरे साथ क्या हो रहा है बस। ये आरजीएस का एग्ज़ाम सर पर है। मेरी फैमिली नैनीताल से यहाँ पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हुई है और मैं टाइम नहीं दे पा रहा। सोचो ज़रा। एग्ज़ाम तुम लोगों का, पढ़ना मुझे पड़ता है ज़्यादा। चलिए साहब, क्लास आके बढ़ाते हैं। प्लीज़ गो टू सेक्शन 10 नाउ। तो वी हैव सीन द सेक्शन 9, दिस वाज द कंप्लेंट। सेक्शन 9 वाज द कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। तो इन सेक्शन 9 कंप्लेंट कर दी, एग्रीव्ड वुमेन मेड ए कंप्लेंट टू द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी। जो पीड़ित महिला है ना, उन्होंने कंप्लेंट किसको कर दी है? इंटरनल कमेटी को कर दी या फिर लोकल कमेटी को कंप्लेंट हो गई। एंड उसके बाद में क्या होगा? सेक्शन 10 देखिए, ये रहा सेक्शन 10। इसकी हेडिंग से क्वेश्चन आपको आ सकता है। सेक्शन 10 कॉन्सिलिएशन। इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी एट द केस में बी, एंड यू नो इट, आपको कैसे पढ़ना है। इनमें से कोई भी एक में, इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, इनमें से कोई एक कमेटी क्या करेगी? में, कब? बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी। अंडर सेक्शन 11 में होती है इंक्वायरी। बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी एंड at the request of the aggrieved woman may take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation। इसमें समझिए, देखिए पहले आप इन जनरल समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसका टेक्निकलिटी से समझाता हूँ। See, when a complaint has been made under section 9, then the committee is supposed to make an inquiry under section 11। section 9 में complaint और section 11 में inquiry। लेकिन inquiry से पहले, just before the inquiry, there is a provision regarding the conciliation कि if whether the matter can be settled between the aggrieved party, यानी कि aggrieved woman एंड द रिस्पोंडेंट। जो पीड़ित महिला है और जो रिस्पोंडेंट है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, क्या उनके बीच में कोई सेटलमेंट हो सकता है क्या? तो यहाँ पर कोशिश करती है इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी एज द केस में बी टू सेटल द मैटर। लेकिन टेक्निकलिटीज क्या है वो देखो, यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा। क्या क्वेश्चन है? This is very important and may at the request of the aggrieved woman। at the request of the aggrieved woman होगा, ये ध्यान रखना। ये कॉन्सिलेशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं, कमेटी करने की कोशिश करेगी, मैटर को सेटल करने की कोशिश करेगी, वो एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन होगा। पीड़ित महिला अगर ऐसी रिक्वेस्ट करेगी तभी होगा, अगर उसकी रिक्वेस्ट नहीं है देन कमेटी विल नॉट टेक स्टेप्स इन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ये जो शब्द है प्लीज ध्यान रखो, मोनिका मैडम समझो इसको। व्हाट इज दिस? एंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ व्हाट? एग्रीव्ड वुमेन, देन द कमेटी मे टेक स्टेप्स टू सेटल द मैटर। ओनली देन, बिफोर, कब करेंगे दिस कॉन्सिलेशन प्रोसेस? कब होगा? बिफोर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी होगा।
तो पहली कंडीशन ये है कि टाइमिंग्स की है, व्हेन दे कैन ट्राई टू सेटल द मैटर, इट इज बिफोर इनिशिएटिंग द इंक्वायरी। इंक्वायरी इनिशिएट करने से पहले, नंबर 1, नंबर 2 एट द रिक्वेस्ट ऑफ द एग्रीव्ड वुमेन। दो बातें हो गई। These two conditions are satisfied, then local committee or IC may take a step to settle the matter between them through conciliation। और इसको भी ध्यान रखना, यहाँ पर क्या है, जो शब्द दिया है इन्होंने, यहाँ पर कोई ऐसा शब्द नहीं है कि लोक अदालत दे दी हो या कोई शब्द अलग दूसरा हो। यू विल हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड थ्रू कंसिलिएशन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग। Provided that no monetary settlement shall be made as a basis of conciliation again before prelims। No monetary settlement, no monetary settlement, no monetary settlement, it means जो settlement होगा उसमें पैसे का लेन देन नहीं होगा कि ठीक है मैटर इज बीइंग सेटल्ड फॉर द कंपनसेशन ऑफ रुपीज 10 लाख 5 लाख 50,000 वॉट एवर। अगेन यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स वेदर मॉनेटरी सेटलमेंट कैन बी देयर और नॉट। नो, कंसिलेशन का बेसिस मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं हो सकता। देयर शैल बी नो मॉनेटरी सेटलमेंट एट द बेसिस ऑफ कंसिलेशन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नो मॉनेटरी सेटलमेंट, प्लीज राइट डाउन पी फॉर प्रीलिम्स हियर। यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट, वेयर सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड, जब सेटलमेंट हो जाता है देन व्हाट विल बी द फॉलोइंग प्रोसीजर। व्हेन वेयर सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड अंडर सबसेक्शन 1, इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी एज द केस में बी शैल रिकॉर्ड द सेटलमेंट सो अराइव्ड, नंबर 1, एंड फॉरवर्ड द सेम, नंबर 2, किसको फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, टू द एम्प्लॉयर और टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, यहाँ को भेजेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि अगर सेटलमेंट हो गया, इफ द सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड, बोथ पार्टीज सेटल्ड देयर मैटर, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, then this committee will have to record the settlement, that settlement shall come into writing, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा लिखित रूप से, और किसको भेजा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, दैट शैल बी फॉरवर्डेड टू द एम्प्लॉयर, जिस जहाँ पर वो काम करते हैं उस एम्प्लॉयर को भेजेंगे, या फिर किसको भेजेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजेंगे। अगर इंटरनल कमेटी है तो किसे भेजेगी, एम्प्लॉयर को भेजेगी, और अगर लोकल कमेटी है तो किसको भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजेगी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना आप, बस इतना सी क्वेश्चन आएगा। टू टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड इन द रिकमेंडेशन, जो भी सेटलमेंट में लिखा हुआ है उसके हिसाब से एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट, इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी शैल प्रोवाइड द कॉपीज ऑफ सेटलमेंट, कॉपीज दी जाएंगी, किसको दी जाएंगी, टू द एग्रीड वुमेन एंड टू द रिस्पोंडेंट। वेरी सिंपल, ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि जब सेटलमेंट हो गया है उसकी कॉपीज दोनों को दे दी जाएंगी, जो एग्रीड वुमेन है, पीड़ित महिला है, और जो रिस्पोंडेंट है उसको भी कॉपी दे दी जाएगी। भाई देखो ये आप में सेटलमेंट हुआ है, इसकी एक कॉपी आप भी रखो, एक कॉपी आप भी रखो। और क्या हुआ, एक कॉपी हमने किसे भेज दी है, एक कॉपी हमने भेज दी है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेज दी है, या फिर आपके एम्प्लॉयर को भेज दी है। नेक्स्ट, हाँ जी, वेयर ए सेटलमेंट इज अराइव्ड, जब सेटलमेंट हो चुका है, नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड। बस सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी है। इंक्वायरी हम कब करेंगे, जब सेटलमेंट नहीं हो रहा है, जब सेटलमेंट हो गया देन नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड। तो बहुत सिंपल सी बातें थी, इसमें बहुत समझाने वाली बात नहीं थी। मैं रिपीट कर देता हूँ उसको, एक बार देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसमें। नंबर 1 क्वेश्चन पहले यहाँ से आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम, which section deals with the conciliation, section 10. Next is what, when next is what, that this conciliation process, settlement through conciliation can be done only at the request of the agreed woman on and before the initiating an inquiry। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, to whom this settlement will be forwarded, it will be forwarded either to the employer or to the district officer, and whether
कॉपीज से क्वेश्चन बनता नहीं है, बस यू मस्ट नो दैट कॉपीज शैल बी गिवन टू बोथ द पार्टीज एंड देन देर इज नो नीड, नो फर्दर इंक्वायरी शैल बी कंडक्टेड if settlement has been arrived. So this is all about section 10. Now come to section 11. This is what inquiry into complaint, very important, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 11 सेक्शन 9 में थी कंप्लेंट. कंप्लेंट का पर्पज ये था कि मैटर में इंक्वायरी होनी चाहिए. तो सेक्शन 11 टॉक्स अबाउट द इंक्वायरी. कितने मिनट रह गए? मीटिंग टाइम रिमेनिंग 16 मिनट्स, ये ध्यान रखना पड़ेगा. तो कोई मुझे याद दिलाएगा जब 2 मिनट रह जाएं तब हम इसे. तो दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम, विच सेक्शन डील्स विद द इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट. तो दिस इज सेक्शन 11. सेक्शन 11 की हेडिंग से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना. पढ़िए जरा क्या कहता है ये. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 का मतलब है कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं. सेक्शन 10 की बात करें. सेक्शन 10 में एक सेकंड, सेक्शन 10 कॉन्सिलिएशन, यानी कि अगर कॉन्सिलिएशन होता है या नहीं होता है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 व्हाट, लोकल इंटरनल कमेटी, लोकल कमेटी as the case may be shall, where the respondent is an employee proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the service rules applicable to the respondent. इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ये स्पेशल केस है. क्या है यहाँ पे ध्यान देखिए. where the respondent is an employee. देखिए देखिए क्या है कि देर आर सर्टेन एम्प्लॉयज विच आर गवर्न्ड बाय सर्टेन सर्विस रूल्स. ये सर्विस रूल्स एप्लीकेबल हर जगह बात लिखी आएगी आपकी. तो जब जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि देखिए ये तो हुई एग्रीव्ड वुमेन, AW, एग्रीव्ड वुमेन, शी मेड ए कंप्लेंट अगेंस्ट रिस्पोंडेंट. नाउ दिस रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय. Fine. Now this employee may be an employee upon whom service rules are applicable, and there can be an employee upon whom no service rules are applicable. You will have to see this कि इस एम्प्लॉय को वेदर दिस, जैसे अगर आप जुडिशियल ऑफिसर हैं आप तो आप पे सर्विस रूल्स अप्लाई हो जाएंगे. अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं तो देयर विल बी सम सर्टेन सर्विस रूल्स विच विल बी एप्लीकेबल अपॉन यू. तो इट विल बी सीन कौन सा एम्प्लॉय है ये. तो इसको दोबारा पढ़िए, देखिए क्या है. वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉई. सही है. कौन है ये एक एम्प्लॉई है. रिस्पोंडेंट का मतलब है द पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेंट इज मेड. Then this committee shall proceed to make inquiry into the complaint in accordance with the provisions of the service rules applicable to the respondent. उस respondent employee पर जो service rule apply होते हैं, you will have what procedure should be followed. That procedure should be followed which is mentioned in the service rules applicable to him. उस एम्प्लॉय पर जो सर्विस रूल एप्लीकेबल होते हैं उसी के अनुसार उसकी इंक्वायरी की जाएगी. आप ये बात समझ रहे हैं. तो दैट इंक्वायरी शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सर्विस रूल्स एप्लीकेबल टू. फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, इसमें we can have two sets. This is aggrieved woman 1, this is aggrieved woman
2, she made a complaint against employee 1, she made a complaint against employee 2. This employee 1 is governed by service rule 1, this employee is governed by set of service rules set 2. So in this case the inquiry should be according to service rule 1, and in this case inquiry should be in accordance with the service rules. तो complaint is same but respondent is different, service rules are different, so those employees will be governed as per their service rules. So that employee who is a respondent, who is facing the charge of sexual harassment, he will be governed, his inquiry will be made in accordance with the service rules applicable to him. बोलो ये बात समझ में आपको आ रही है नहीं आ रही? कम ऑन, सर्विस रूल्स वाली बात, हरी अप. गॉट इट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे को. एंड वेयर नो सच रूल्स एग्जिस्ट, जब रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. तो यहां पर देयर मे बी सर्टेन सिचुएशंस व्हेन नो सच रूल्स एग्जिस्ट, हर एक एम्प्लॉय के लिए सर्विस रूल्स नहीं भी हो सकते हैं. तो इन दैट केस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है कि रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द रूल्स एज पर दिस एक्ट. इस अधिनियम के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं, जो रूल्स बनाए गए, उनमें जैसा मैनर बताया गया होगा, जो प्रोसीजर बताया गया, उसके हिसाब से, उसके अनुसार इसकी इंक्वायरी की जाएगी. तो आपको सर्विस रूल को समझना है कि यहाँ पर चार्ट बनाता हूँ, फिर दोबारा मैं आपको, फिर शायद ज़्यादा ढंग से समझेंगे आप. ये आया, फिर थोड़ा तेज से लिखूंगा मैं. AW1 AW2 aggrieved 1 this is employee 1 respondent, employee 2 respondent. He is governed by no rules, he is governed by service rules. तो in that case his inquiry will be as prescribed, or it will be as per service rules. ये सर्विस रूल्स के हिसाब से होगी, ठीक है. तो यू विल सी कि वेदर देयर आर सर्विस रूल्स और नॉट. इफ देयर आर सर्विस रूल्स अगर हैं, तो in that case inquiry shall be conducted as per the service rules. If there are no service rules, then inquiry shall be as per the rules prescribed in this act itself. This is what the section 11 ये रहा, पढ़िए आपको. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर देख लीजिए, इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर, कोई मेड है, द लोकल कमेटी शैल फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस. कब? इफ प्राइम फेसाई केस एग्जिस्ट. अब यहां पर ये डिफरेंट है, यहीं से क्वेश्चन आपको आएगा. देखिए यहां से क्वेश्चन कैसा आ जाएगा कि एम्प्लॉय में देख रहे हैं सर्विस रूल्स, और आपने रखी हुई मेड, तो देयर बट इट्स बट नेचुरल, देयर विल बी नो सर्विस रूल्स, वहां तो कुछ होता नहीं है. तो व्हाट इज द रूल पोजीशन इन केस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर. तो डोमेस्टिक वर्कर में कोई इंक्वायरी नहीं होगी उस तरीके की. वहां पर सिर्फ कौन सी कमेटी देखेगी? लोकल कमेटी देखेगी, क्योंकि वहां पर तो इंटरनल कमेटी का मतलब ही नहीं, घर में थोड़ी हम इंटरनल कमेटी बना के रखेंगे. तो दिस विल बी द केस ऑफ लोकल कमेटी.
तो लोकल कमेटी विल सी ओनली द प्राइमा फेसाई केस। ये देखिए, इफ प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट, अगर ये देखेंगे वेदर प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इफ इट एग्जिस्ट देन दे विल फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस, वो कंप्लेंट पुलिस को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। बोलो हाँ या ना। विद इन द पीरियड ऑफ 7 days ऑफ रजिस्ट्रेशन द केस अंडर सेक्शन 509 IPC। बस, तो ये 7 days पे ध्यान कर लीजिए आप। Within 7 days that complaint will be forwarded to the local police for the registration of the case under section 509 and any other relevant provisions of the said act। जो और भी sections लग सकते हैं उसमें भी। तो डोमेस्टिक वर्कर में प्रोसेस चेंज हो गया। डोमेस्टिक वर्कर में क्या होगा, डोमेस्टिक वर्कर में क्या देखेंगे, प्राइमा फेसाई केस है या नहीं है। इफ प्राइमा फेसाई केस बनता है then the matter shall be sent to the police, it shall be forwarded to the police for registration of FIR under 509 and other 354 हो सकता है, 354A हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फिर वो। लेकिन टाइम कितना होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन आएगा कि कितने दिनों में फॉरवर्ड करेंगे। विद इन 7 days करेंगे, विद इन 7 days फॉरवर्डिंग होगी, ध्यान रखना आप ये P4 प्रीलिम्स अगेन, ठीक। provided that ये यहां पर देखिए, दिस प्रोविजो इज एप्लीकेबल व्हेन सेक्शन 10 में कंसिलिएशन हो गया था। अब नाउ दिस एग्रीव्ड वुमेन इन्फॉर्म्स, ये एग्रीव्ड वुमेन इन्फॉर्म करती है इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी को, क्या, that any term or condition of the settlement has not been complied with by the respondent। कि वो जो सेटलमेंट हो गया था, वो सेटलमेंट हो गया था, रिस्पोंडेंट उसको ओबे नहीं कर रहा है। एनी टर्म और कंडीशन हैज नॉट बीन कंप्लाइड। ये प्रोविजन कब अप्लाई होता है, व्हेन सेक्शन 10 में व्हेन सेटलमेंट हैज बीन अराइव्ड, दोनों पक्षों में सेटलमेंट हो गया। अब क्या हुआ, इंक्वायरी का मतलब ही खत्म हो गया। बट नाउ दिस लेडी एग्रीड वुमेन इज इन्फॉर्मिंग टू द कमिटी दैट द रेस्पोंडेंट इज नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो बात तय हुई थी हमारे बीच में, उनको ये नहीं मान रहा है। समझे आप, इनके बीच में सेटलमेंट हो गया। सेक्शन 9 में कंप्लेंट आई, सेक्शन 10 में सेटलमेंट अराइव्ड, फाइन। नाउ द लेडी सेज सेक्शन 11 में कि इस सेटलमेंट को कि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दोज टर्म्स एंड कंडीशंस आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय द रेस्पोंडेंट। वो नहीं मान रहा है इन बातों को। समझ में आई नहीं एक बात, ही बोले जल्दी बताइए। देन व्हाट विल हैपन, तब क्या होगा, इन दैट केस द इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी शैल प्रोसीड टू मेक एन इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट और एज द केस में बी फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, नंबर 1 ऑप्शन एंड नंबर 2 ऑप्शन। ये हो गया आपका ये कि अगर दोनों ऑप्शन होते हैं कि कमेटी में डिसाइड टू इंक्वायर कि ठीक है, ओके, इफ इज नॉट कंप्लाइंग विद द टर्म्स एंड कंडीशंस वी विल मेक इंक्वायरी, और उनके पास ये भी ऑप्शन है दे कैन फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस, फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। और यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि क्या वो केवल इंक्वायरी करेंगे या कोई सेकंड ऑप्शन भी है। सेकंड ऑप्शन है फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस, ये भी ऑप्शन रहेगा उनके पास। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताइए मुझे आप। कम ऑन, टू ऑप्शन समझ में आए आपको।
सिर्फ पहले ऑप्शन में क्या था, देखिए इसमें डिफरेंस क्या हो गया, सेक्शन 9 में कंप्लेंट आई, सेक्शन 11 में इंक्वायरी होती, लेकिन क्योंकि सेक्शन 10 में आप गए, सेटलमेंट आपने किया और सेटलमेंट को आपने ओबे नहीं किया, तो अब दो ऑप्शन हो गए, इंक्वायरी भी हो सकती है और रिपोर्ट द मैटर, रिपोर्ट टू पुलिस भी हो सकता है। ये मैटर इसमें ऐड हो गया, ये सेकंड ये चॉइस आ गई आपके इसमें, ये समझे। दिस इज व्हाट, फॉरवर्ड द कंप्लेंट टू द पुलिस। बोलो समझ में आ गई बात ये। सो आई एम एंडिंग दिस क्लास। अभी क्योंकि टाइम पूरा होता जा रहा है उसमें, तो अभी इस क्लास को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, इट विल टेक 10 मिनट्स, फाइन। तो अभी यहाँ से प्रोवाइडेड फर्दर से फिर आगे क्लास शुरू करेंगे हम लोग।